बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 5 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा फाइल मैनेजमेंट, चौथा सिक्योरिटी एंड पांचवा कमांड इंटरप्रिटेशन। हम इंशाल्लाह इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या है और कैसे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करते वक्त मतलब हमें उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। अब किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिकली टर्मिनोलॉजीज़ को समझना चाहिए कि जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, जो वर्डिंग्स यूज़ की गई हैं वो क्या हैं। फिर हम डेफिनेशन ईजिली खुद से भी लिख सकते हैं और ख़ुद से उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी डेफिनेशन जो है वो एक जो है वो चीज़ों को सिर्फ डिफ़ाइन करती एक्सप्लेन करती है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उनको के लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। एक प्रोसेस जिसको हम टास्क या फिर जॉब भी कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो बेसिकली एक प्रोग्राम है इन एग्जीक्यूशन। मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हो, मतलब जो कि अमल कर रहे हो, जो कि अपना काम कर रहे हो, उन सबको जो है उन प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है, प्रोसेसेस कहा जाता है या फिर जॉब्स कहा जाता है या फिर टास्क कहा जाता है। सपोज़ हमने कोई इनपुट दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, तो अब कंप्यूटर सपोज़ हमने प्रिंट आउट करने के लिए कंप्यूटर को जो है वो कमांड दी है। अब क्या है कि ये जो प्रिंटिंग है वो जो फाइल्स उससे रिलेटेड हैं वो क्या हो गई हैं, जो प्रोग्राम उससे रिलेटेड है वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, वो एक टास्क में या फिर एक जॉब में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि वो इस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है। उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर स्टोर हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, एक पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर जॉब को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। हम देख लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेजेस द प्रोसेसेस सबमिटेड टू अ सिस्टम इन अ मैनर टू मिनिमाइज आइडल टाइम ऑफ प्रोसेसर्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें दो तरह के प्रोसेसर्स होते हैं। प्रोसेसर्स वो हैं जो कि प्रोग्राम को रन करते हैं या जॉब्स को रन करते हैं या फिर प्रोसेसेस को रन करते हैं। ओके, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आईओ प्रोसेसर्स, मतलब हर जो इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस है उसके साथ ये प्रोसेसर हमारे पास, उसके हवाले से एक प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर पे फीड हुआ है, जो कि बेसिकली उस डिवाइस ने कैसे फंक्शन करना है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें उसकी मैल फंक्शन कर सकती हैं, सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो उस आईओ प्रोसेसर में स्टोर होती हैं। इसी तरह सीपीयू प्रोसेसर होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमें हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स वगैरह को या डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क जो कि कंप्यूटर को दिए गए हैं, उन टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, किस किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं बाय द प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। इस पूरे जो मतलब ये जो सारा कुछ हो रहा होता है इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। सपोज़ आपने बहुत सारे अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि इस तरीके से वो उन प्रोसेस को अरेंज करता है कि जो आइडल टाइम है ऑफ द प्रोसेसर वो मिनिमाइज़ किया जा सके। किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी हमें तब मिलती है या 100% उसका जो आउटपुट है वो हमें तब मिलता है जब उसके सारे पार्ट्स फंक्शन कर रहे हों और 100% फंक्शन कर रहे हों, वो थोड़ी देर के लिए भी फ्री ना बैठे। तो कंप्यूटर सिस्टम का भी यही है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तमाम की तमाम टास्क को या जॉब्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेता है कि कोई भी जो पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, कोई भी प्रोसेसर जो है, अगर उससे रिलेटेड जॉब है तब तो वो उसको फ्री ना बैठने दे, उससे जल्दी जल्दी टास्क परफॉर्म करवाए। सपोज़ अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सारे टास्क दिए हुए हैं और एक का काम है रिलेटेड टू द स्पीकर और एक का काम है रिलेटेड टू द प्रिंटर और दूसरे का काम है रिलेटेड टू द मॉनिटर, ठीक है, ये डिफरेंट टास्क आपने दिए हुए। नाउ जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस तरीके से इसको इन सारे टास्क को अरेंज करेगा कि जो स्पीकर, मॉनिटर और जो हमारे पास प्रिंटर है वो तीनों ही एट द सेम टाइम हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकें। ऐसा ना हो कि भाई कंप्यूटर सिस्टम कहे कि भाई ठहरो, पहले मैं प्रिंटर से सारा कुछ प्रिंट आउट करवा लूँ, उसके बाद में तो मैं स्पीकर पे सॉन्ग चलवा दूँगा या फिर नाच चलवा दूँगा और फिर उसके बाद एट द एंड तुम्हारे पास जो है वो मैं सारी की सारी चीज़ें मॉनिटर पे डिस्प्ले करूँगा। नॉट लाइक दैट।
डिफरेंट मेथड्स हैं। पर एक टाइम डिवीजन मेथड है जिसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हर एक को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स अलाउ कर देता है और 5 सेकंड के लिए जो है वो तमाम प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। लेकिन वो स्लॉट जो है वो इतना स्मॉल होता है और उसमें इतना ज़्यादा काम परफॉर्म कर दिया जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसको लगता है कि उसके सारे काम एक साथ हो रहे हो। सपोज़ अगर आप मूवी भी देख रहे हो और एक साइड पे जो है वो आपके स्पीकर पे कुछ और भी चल रहा है, तो हमेशा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपकी जो मूवी है, आपका जो स्पीकर पे काम हो रहा है और सपोज कुछ साथ साथ डाउनलोड हो रहा है, तो उनमें कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड का भी कुछ बहुत छोटा हिस्सा उन सब में डिवाइड कर लेगा। पहले प्रोसेसर जो है वो एक से काम करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। वो एट ए टाइम तीनों को उनका काम परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वो टाइम इतने शॉर्ट वे में डिवाइड किया जाता है कि हमें जो है वो एक इल्यूजन होता है कि हमारा सारा काम एक साथ हो रहा है। और तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस मैनेजमेंट है जो कि बहुत ट्रिकी वे में और लेट मी से बहुत अच्छे वे में किया जाता है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मैल फंक्शन कर जाए तो हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो मैनेज नहीं कर सकते और जो हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस हैं उनका आइडल टाइम इंक्रीज कर जाता है और जो हमारा कंप्यूटर है वो 100% एफिशिएंसी नहीं देता। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की हवाले से, दैट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट। हमारा जो मेमोरी है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसको प्रॉपर्ली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर को जब आप क्लीन करते हो तो उसमें बहुत सारे जो है वो गैप्स आ जाते हैं, अनवांटेड फाइल्स आ जाती हैं जो कि बिटवीन द वांटेड फाइल्स होती हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि जितने भी जो वांटेड फाइल्स होती हैं उनको एक तरफ कर दिया जाता है, जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं उनको एक तरफ कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो बीच में मेमोरी गैप्स आ जाते हैं उनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया जाता है और वो इस तरीके से एक तरफ कर दिए जाते हैं कि एक बहुत बड़ी खाली स्पेस जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाती है और उस खाली स्पेस में फर्दर जो है वो आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है कि जो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल है, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि मेमोरी मैनेज करता है, वो क्या करता है, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ मेमोरी इन यूज़ एंड पार्ट्स विच आर नॉट इन यूज़। आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब आप इवन तो अपलोड भी कर रहे हो तो आपको उस जो प्रोग्राम जिस वक्त रन कर रहा है या जिस प्रोग्राम पे आप अपलोड कर रहे हो वो भी मेमोरी ले रहा है। जिस प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप अपलोडिंग कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो उसकी मेमोरी भी यूज़ हो रही है। ठीक है, और जिस पाथवे से आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो वो भी मेमोरी का पोर्शन जो है वो यूज़ हो रहा है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं मेमोरी में, ठीक है, और कौन से पार्ट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं मेमोरी के, इन सब को कंट्रोल करता है और चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, and then allocates memory to the processes as needed and deallocates when no longer needed. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ डाउनलोड कर चुके होते हो, ठीक है, अब जो प्रोग्राम जिससे आप डाउनलोड कर रहे हो और जिसमें आप डाउनलोड कर रहे हो, जाहिर सी बात है उन दोनों का काम ख़त्म हो चुका है, डाउनलोडिंग आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन दोनों सिस्टम्स को वहाँ से रिमूव कर देगा ताकि जो आपकी रैम है या फिर जो आपकी रोम का पोर्शन है जहाँ से भी उसने रिमूव करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई ना हो और जो हमारे पास मेमोरी का जो पोर्शन हम अलोकेट पहले से हुआ था वो अब फ्री हो जाए ताकि उसको दूसरे किसी पर्पज़ के लिए, दूसरे किसी टास्क या जॉब के लिए यूज़ किया जा सके। ये सारा का सारा जो कंट्रोल किया जाता है वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर होता है और ये मेमोरी मैनेजमेंट जाहिर सी बात है हमारा टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी तरह जब आप कोई चीज़ अपलोड करते हो या फिर डाउनलोड कर रहे होते हो या फिर कुछ भी, सपोज़ आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप नाच सुन रहे हो, आपने मूवीज़ खोली हुई हैं या आप वर्ड की फाइल खोली हुई है, तो जाहिर सी बात है जब आप प्रोग्राम ओपन कर रहे हो तो उस प्रोग्राम का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, आपके रैम में शो होना शुरू हो जाता है, यानी ये कि वो इन द प्रोसेस है। ठीक है, इस वक्त वो आप यूज़ करो तो जो कंप्यूटर का मेमोरी वाला पोर्शन है, मेन मेमोरी वाला पोर्शन है, इस वक्त वो क्या हो जाता है, उसके अंदर सपोज़ आपने जो फाइल ओपन की हुई है वो 1 GB की है, तो जो मेन मेमोरी का जो 1 GB का पोर्शन है वो क्या हो जाता है, वो यूज़ हो जाता है। अब जब तक आप वो प्रोग्राम वहाँ से रिमूव नहीं करते, जब तक वो प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं कर लेता, अपना टास्क जॉब ख़त्म नहीं कर लेता, वो 1 GB उसको अलोकेट किया जा चुका है। अब उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर इसी तरह आपकी पूरी मेमोरी फुल हो जाती है और आप ऐप्स पे ऐप्स खोलते चले जा रहे हो
तो देयर कम्स अ टाइम कि जब आपका कंप्यूटर या फिर आपका जो सेल फोन है वो आपको एक सिग्नल देता है दैट यू हैव टू फ्री योर स्पेस, ताकि जो है वो दोबारा मेमोरी की जगह बन सके और कुछ और अपलोड किया जा सके या डाउनलोड किया जा सके, या फिर जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जा सकें। एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है दैट इज़ द फाइल मैनेजमेंट। फाइल बेसिकली एक कलेक्शन है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, कि जितने भी रिलेटेड टास्क या फिर जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं एक फ़ाइल में। आप सपोज गूगल क्रोम डाउनलोड करते हो अपने सेल फोन में, तो गूगल क्रोम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी एक फ़ाइल में स्टोर हो जाएगी और उसका ऐप जो है वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। लेकिन उसके हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन है उस सिस्टम को रन करने के लिए, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी एक फ़ाइल में स्टोर हो जाती है। अब उस फाइल का अपना एक नाम होता है, उसके अंदर अपना डाटा होता है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उसका अपना एक साइज़ है, मतलब कितने MBs की है, उसका अपना एक नाम है, उसकी अपनी एक लोकेशन है, उसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स में आ जाएंगी। फाइल नेम्स यूनिकली आइडेंटिफाइज इट इज़ इन द सिस्टम एंड इट इज़ यूज्ड बाय इट्स यूजर्स टू एसेस। ठीक है, अब फाइल जब आप भी कहीं ने आपने कंप्यूटर में कोई फाइल सर्च करनी होती है लेकिन आपको उसकी लोकेशन नहीं पता, तो आप उसको ब्राउज़ कर लेते हो। वो ब्राउज़ कहाँ से होती है, वो अपने फाइल नेम के ज़रिए से ब्राउज़ होती है। तो फाइल नेम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी फाइल का। ठीक है, और ये फाइल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइल्स डाटा इज इट्स कंटेंट्स, फाइल के अंदर जो डाटा है वो क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर इसके बाद फाइल एट्रीब्यूट जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है उस फाइल के हवाले से। अच्छा, डाटा उसका जो डेट और उसका जो टाइम है कि कब वो फाइल बनी थी, कब उसको किस जगह से किस जगह ट्रांसफ़र किया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें भी फाइल एट्रीब्यूट्स में आ जाती हैं। फाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो फाइल मैनेजमेंट में आ जाती हैं। उसकी प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, सपोज आपने कोई हिडन फाइल बनाई है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको किस तरीके से हाइड किया गया है, कौन से पासवर्ड्स उस पर लगाए गए हैं, ये सारे के सारे भी फाइल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। और ये सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट, और मैं कहूँगी कि आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कंप्यूटर सिस्टम का और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करें वो है सिक्योरिटी। अब हमारे पास सिक्योरिटी में क्या आ जाए, सिक्योरिटी ज़ाहिर सी बात है थ्रेट्स के साथ डील करती है, तो हमारे पास दो तरह के थ्रेट्स आ जाते हैं। यहाँ पर दो तरह के ख़तरनाक चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है इंटरनल थ्रेट्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में आ जाते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस से इम्प्लीमेंट होते हैं ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अर्थक्वेक आ गया तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो टूट गया, या फिर कंप्यूटर सिस्टम को कोई आईओ डिवाइस जो है वो ख़राब हो गई, उसमें कोई मैल फंक्शनिंग हो गई। इसके साथ साथ जो है वो उसके पास जो मेमोरी स्टोरेज की डिवाइसेस हैं वो अच्छी डिवाइसेस नहीं है। ठीक है, उसके साथ जो टेप्स हैं, डिस्क्स हैं, वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करी। इसी तरह जो है वो फायर का जो है वो कोई इशू हो, या फिर फ्लड्स वगैरह का इशू हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल जो है वो थ्रेट्स में आ जाती हैं। और इनको सिक्योर करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इनके लिए क्या होता है कि दैट डिफरेंट काइंड ऑफ बैकअप्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी फाइल्स वगैरह चोरी ना की जा सकें। इसके साथ साथ अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है ताकि अर्थक्वेक से बचाया जा सके, फ्लड से, फायर्स वगैरह से, इन सब चीज़ों से बचाया जा सके अपने सिस्टम को। ठीक है, सपोज़ जो हमारे पास सिस्टम है जिससे वो कंप्यूटर वगैरह बना है, उस जो मटेरियल है उसको कुछ ऐसा किया जाए कि उसके ऊपर आग ना लगे। ठीक है, या शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में आ जाती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में जो है वो यूज़र ऑथेंटिकेशन, एसेस कंट्रोल और क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जो कंप्यूटर को इंटरनली प्रोटेक्ट करती हैं, कोई हैकर जो है वो उनको अफेक्ट नहीं कर सकता। यूज़र ऑथेंटिकेशन ये है कि बेसिकली जो पर्सन है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस हासिल कर सकता है टू द सिक्योर्ड फाइल या फिर टू द सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और इंडिविजुअल एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो जो हमारे पास सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगा, वो फाइल वगैरह डैमेज हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ताकि अगर वो इंडिविजुअल एक्सेस हासिल भी कर लेता है उस फाइल तक तो वो फाइल किसी काम की ना रहे।
फिर एसएस कंट्रोल में आ जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक चेक रखता है, कंट्रोल रखता है उस इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पे जो कि उस तक ऑपरेट कर सकता है। मतलब सपोज अगर जो बंदा है, जो हैकर है, वो उस फाइल तक पहुंच गया जो कि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर एक पूरा कंट्रोल रखेगा, उसके ऊपर एक चेक रखेगा कि वो देखे कि बेसिकली ये वही इंडिविजुअल है जिसका पासवर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, या फिर किसी और बंदे ने इसको हैक करने की कोशिश किया। और अगर कंप्यूटर को कोई ऐसा सिग्नल मिल जाता है उसके बिहेवियर से, उसकी जो वे ऑफ डीलिंग है विद दैट फाइल, ठीक है, उसके साथ, तो कंप्यूटर जो है वो या तो शट डाउन हो जाता है, उस फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर उसकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर देता है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके, एसएस कंट्रोल में कि वो हर इंडिविजुअल का एसएस नहीं करने देता है टू दैट पर्टिकुलर फाइल जिसको सिक्योर किया जाता है। यहाँ द क्रिप्टोग्राफी, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई इंडिविजुअल उस फाइल तक पहुँच जाता है तो जो फाइल है उसकी लैंग्वेज जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए, इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए कि जो उसका ओरिजिनल मेकर है या जो उसका ओरिजिनल यूज़र है सिर्फ वही उस फाइल को, उस लैंग्वेज को समझ सके, उसके अलावा कोई और इंडिविजुअल या कोई और बंदा उस फाइल को ना समझ सके। आप लोग कहेंगे कि भाई इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग जो है वो उस कोड को क्रैक कर दें, बट क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली ये होता है कि हर इंडिविजुअल ने पर्सनल लेवल पे हर एक अल्फ़ाबेट का जो मीनिंग है वो कोई और रखा हो। सपोज़ मैं अगर कोई कोडिंग करती हूँ और मेरे नज़दीक ए का मतलब ए नहीं है बल्कि 9 है, तो आप कभी भी ये बात फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे कि जो मेरे जहन में ए है वो 9 है या 10 है या 2 है। सो दिस इज़ क्रिप्टोग्राफी के उसको ऐसी कोडिंग में जो है वो चेंज कर दिया जाए उस सिस्टम को, उस फाइल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल यूज़र के अलावा किसी और को पता ना हो, ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ को अचीव किया जा सके। अब कमांड इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि दैट कुछ इंडिविजुअल्स हैं अपने सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए और उनको इन्हेंस करने के लिए उनके ऊपर कुछ ऐसे कमांड कंट्रोल्स रखे होते हैं जो कि उनके अलावा या फिर उनके से रिलेटेड लोगों के अलावा कोई और जज नहीं कर सकता, कोई और उन तक पहुंच नहीं सकता। इन सब को जो है ये ऐसी जो कमांड कॉल्स होती हैं इन्हें सिस्टम कॉल्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ वो इंडिविजुअल जानता है और जिस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो सेट की गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही वो ऑपरेट की जा सकती हैं, उसके अलावा कहीं और ऑपरेट नहीं की जा सकती। तो ये सारी की सारी जो है वो कमांड इंटरप्रिटेशन में आ जाती हैं। होप कि आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, सो यू आर अलाउड कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछें। एंड देयर इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप लोग फर्दर जो सजेस्ट करना चाहेंगे कि लेक्चर्स किस तरीके से हों, या फिर जो है इनके अंदर क्या एडिशन की जाए, क्या डिलीशन की जाए, या फिर जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो फर्दर इन लेक्चर्स में इंक्लूड किए जाएँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से आप क्या क्या फ़र्दर सीखना चाहते हैं, तो आप जो है ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।